द्वितीय विश्व युद्ध का दौर। दुनिया एक तरह से आग में जल रही थी और इसी आग की लपटों में भारत अपनी आज़ादी का रास्ता तलाश रहा था। आज हम इसी दौर की कहानी को समझने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत दिलचस्प एंगल से। एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जो देश के बाहर से एक सेना के साथ अंग्रेज़ों पर हमला करने की तैयारी में थे, और दूसरी तरफ भारत के अंदर गांधी जी एक ऐसे आंदोलन की ज़मीन तैयार कर रहे थे जो अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिलाने वाला था। हाँ, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस कहानी को बड़े ही दिलचस्प तरीके से दिखाते हैं। ये सिर्फ दो अलग अलग घटनाओं का जिक्र नहीं है, ये आज़ादी की लड़ाई के दो समानांतर मोर्चों की कहानी है। एक तरफ बोस की सैन्य रणनीति और दूसरी तरफ गांधी जी की राजनीतिक और जन आंदोलन की रणनीति। और हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों धाराएं भले ही अलग अलग बह रही थीं, लेकिन एक ही सागर यानी भारत की आज़ादी की तरफ जा रही थी। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए का नाम तो हम सबने सुना है, पर ये बनी कैसे? इसकी शुरुआत तो एक हार से हुई थी, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाटकीय एक ड्रामेटिक शुरुआत थी। हुआ ये कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अंडमान और निकोबार पर हमला किया, तो वहां जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की टुकड़ी थी वो हार गई। अच्छा। हजारों भारतीय सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए। यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। एक जापानी अधिकारी मेजर फुजीहारा और एक भारतीय क्रांतिकारी थे प्रीतम सिंह, ये दोनों उन युद्धबंदियों के पास पहुंचे। और उन्होंने क्या कहा होगा कि अब आप हमारे लिए लड़िए? उससे भी ज्यादा असरदार बात, उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन मोहन सिंह से कहा, आप अंग्रेजों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? वो तो खुद आपके देश पर कब्जा करके बैठे हैं। ये मौका है अपनी गुलामी के खिलाफ लड़ने का, भारत की आजादी के लिए लड़ने का। ये बात कैप्टन मोहन सिंह के दिल में उतर गई और वहीं से आजाद हिंद फौज की नींव पड़ी। सोचिए, एक हारी हुई सेना के सैनिकों से एक नई आजाद सेना का जन्म हुआ। लेकिन आईएनए तो पहले से ही थी, रासबिहारी बोस उसे चला रहे थे। तो फिर 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस आए, ऐसा क्या बदल गया कि आईएनए अचानक इतनी बड़ी ताकत बन गई? बेहतरीन सवाल है। देखिए, रासबिहारी बोस ने संगठन की नींव रखी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक करिश्माई नेता थे और एक जबरदस्त रणनीतिकार भी। उनके आते ही आईएनए में जैसे एक नई जान आ गई। उन्होंने आते ही सबसे पहले सेना को एक प्रोफेशनल तरीके से संगठित किया, उसे 4 ब्रिगेड में बांटा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो बोस की राजनीतिक समझ को दिखाती है। ब्रिगेड के नाम है ना? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ब्रिगेड के नाम रखे, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। अब जरा सोचिए, गांधी जी और कांग्रेस के साथ बोस के कितने गहरे राजनीतिक मतभेद थे। हाँ, वो तो कांग्रेस छोड़कर ही आए थे। बिल्कुल। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ब्रिगेड का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा। ये तो एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था। वो कांग्रेस के समर्थकों को क्या संदेश दे रहे थे? यही कि भले ही हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी मंजिल एक है, भारत की आजादी। उन्होंने ये संदेश दिया कि आईएनए कोई विरोधी गुट नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई का ही एक दूसरा सशस्त्र मोर्चा है। इस एक कदम से उन्होंने भारत के अंदर बैठे लाखों लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से अपने साथ जोड़ लिया। ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं थी, ये गहरी राजनीतिक चाल थी। तो बोस ने सिर्फ सेना का ढांचा ही नहीं बदला, उन्होंने लोगों की सोच को बदलने का काम किया। और इसका सबसे बड़ा हथियार थे उनके नारे। बिल्कुल, बोस की बातों में एक जादू था। वो कमाल के ओरेटर थे। जब उन्होंने जर्मनी से जय हिंद का नारा दिया, तो वो सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, वो पूरे देश के लिए एक अभिवादन बन गया, एक पहचान बन गया। और फिर सिंगापुर से दिल्ली चलो, इसका मतलब सिर्फ दिल्ली की तरफ मार्च करना तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली चलो का मतलब था सत्ता के केंद्र पर कब्जा करो, अंग्रेजों को उनकी राजधानी से उखाड़ फेंको। ये एक सैन्य लक्ष्य था, एक राजनीतिक ऐलान था। और फिर उनका सबसे शक्तिशाली नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जब उन्होंने ये नारा दिया तो वहां मौजूद लोगों में एक जुनून की लहर दौड़ गई। ये एक सौदा था, एक पवित्र वादा कि अगर आप बलिदान देने को तैयार हैं तो आज़ादी आपकी होगी। और उन्होंने सिर्फ नारों से ही जोश नहीं भरा, उन्होंने प्रतीकात्मक कदम भी उठाए, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीपों का नाम बदलना। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। जापान ने ये द्वीप जीतकर बोस की अस्थायी सरकार को सौंप दिए थे। बोस ने अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये दुनिया को ये ऐलान करना था कि भारत की जमीन का एक हिस्सा अब आजाद है।
अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त। बिल्कुल। जाहिर है इन सब गतिविधियों से अंग्रेजों के कान खड़े हो गए होंगे। उन्हें आईएनए से सीधे सीधे खतरा महसूस होने लगा होगा। खतरा ही नहीं, उन्हें अपनी सत्ता हिलती भी नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि अगर आईएनए की कहानियां भारत में फैल गईं तो पूरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में विद्रोह हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। दिल्ली के लाल किले में आईएनए के 3 बड़े अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का फैसला किया। गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान। और उनकी तरफ से वकालत करने के लिए देश के बड़े बड़े वकील सामने आए, जिनका नेतृत्व भूलाभाई देसाई कर रहे थे। हाँ, और आपके सोर्सेज में एक मजेदार जिक्र है कि भूलाभाई देसाई का नाम सुनकर एक फिल्म के जॉनी लिवर के उस किरदार की याद आती है जो बातें भूल जाता था। बिल्कुल, लेकिन भूलाभाई देसाई कुछ नहीं भूलते थे। मजाक से हटकर ये केस कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। एक तरफ देश की भावनाएं और दूसरी तरफ अंग्रेजी कानून। बहुत मुश्किल। लेकिन इस मुकदमे का असर अंग्रेजों की सोच के ठीक उल्टा हुआ। उन्होंने सोचा था कि इससे लोगों में डर पैदा होगा, लेकिन हुआ ये कि पूरा देश इन 3 अधिकारियों के समर्थन में खड़ा हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों के ये अधिकारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गए। और जब ये सब चल ही रहा था, तब 1946 में एक और बड़ी घटना घटी जिसने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। जी, जब शाही भारतीय नौसेना ने विद्रोह कर दिया तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब वो भारतीयों पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं कर सकते। और दिलचस्प बात यह है कि वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, जो राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी थे, हाँ, दोनों ने इन विद्रोहियों का समर्थन किया। ये दिखाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त देश में कैसा माहौल बन चुका था। कमाल है। तो जब बोस की आजाद हिंद फौज बाहर से अंग्रेजों पर ये दबाव बना रही थी, ये मत भूलिए कि भारत के अंदर भी एक अलग ही तूफान उठ रहा था। 1939 में जैसे ही विश्व युद्ध शुरू हुआ, राजनैतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे। बिल्कुल, जैसे ही अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया, कांग्रेस ने विरोध में अपनी सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई और गहरी हो गई। मुस्लिम लीग ने इस दिन को, यानी 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। उनका कहना था कि हमें कांग्रेस के शासन से मुक्ति मिल गई। तो जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, तब गांधी जी का अगला कदम क्या था? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। गांधी जी सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अंग्रेज युद्ध में बुरी तरह उलझे हुए हैं और यही वक्त है लोहे पर चोट करने का। लेकिन वो कोई बड़ा जन आंदोलन शुरू करके अंग्रेजों को ये कहने का मौका नहीं देना चाहते थे कि हम युद्ध के प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखी रणनीति अपनाई, वो व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये क्या था? मतलब एक एक करके सत्याग्रह करना? हाँ, आप इसे ऐसे समझिए। सोर्सेज में दिल्ली के मुखर्जी नगर का एक उदाहरण दिया गया है। अगर वहां 1000 लोग एक साथ प्रदर्शन करें तो पुलिस आएगी और लाठीचार्ज करके सबको भगा देगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति निकले, वो दूसरे व्यक्ति के पास जाए और उसे आंदोलन का संदेश दे, फिर वो दूसरा तीसरे के पास जाए, तो आंदोलन का संदेश भी फैल जाएगा और पुलिस को कार्यवाही का बड़ा मौका भी नहीं मिलेगा। एकदम सही, यही गांधी जी की रणनीति थी। भीड़ में नहीं, अकेले अकेले। वाह, मतलब बिना बड़ी भीड़ के एक देशव्यापी आंदोलन। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और तीसरे वल्लभ भाई पटेल, यानी देश के शीर्ष नेतृत्व ने खुद उदाहरण पेश किया। इसके बाद तो ये सिलसिला पूरे देश में चल पड़ा। तो एक तरफ कांग्रेस इस तरह से अंग्रेजों पर दबाव बना रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग का एजेंडा तो कुछ और ही था। हाँ, उनका लक्ष्य पूरी तरह बदल चुका था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और यहीं पर पहली बार आधिकारिक तौर पर एक अलग देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास किया गया। अब लड़ाई सिर्फ आजादी की नहीं रह गई थी, बल्कि बंटवारे की भी हो गई थी। यहाँ पर सोर्सेस 3 बहुत जरूरी बातें साफ करते हैं, जिनमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। पहला, पाकिस्तान की आधिकारिक मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुई। दूसरा, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का विचार सबसे पहले कवि मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और तीसरा, पाकिस्तान शब्द कैम्ब्रिज के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। ये तीनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब अंग्रेजों के लिए स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। एक तरफ युद्ध का दबाव, दूसरी तरफ कांग्रेस का सत्याग्रह और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए और युद्ध में भारतीयों का पूरा सहयोग पाने के लिए उन्होंने 1942 में एक मिशन भारत भेजा,
क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने प्रस्ताव रखा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, यानी एक तरह की स्व सरकार, जिसमें भारत अपने आंतरिक मामले खुद चलाएगा, लेकिन देश का मुखिया ब्रिटिश राजा ही रहेगा, जैसा आज ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में है। इस पर गांधी जी की प्रतिक्रिया तो बहुत मशहूर है। हाँ, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। मतलब एक तो आप वादा कर रहे हैं कि पैसे बाद में देंगे, और दूसरा, जिस बैंक का आप चेक दे रहे हैं वो बैंक खुद ही डूबने वाला है। सही बात है। उन्हें अंग्रेजों की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। और बाद में का क्या मतलब? युद्ध कब खत्म होगा, 1945 में, 1950 में, किसी को नहीं पता था। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला, भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल। 8 अगस्त 1942 मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। गांधी जी ने जो ऐलान किया उसने पूरे देश को चौंका दिया। हमेशा अहिंसा की बात करने वाले, एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा आगे करने की सीख देने वाले गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। सोर्सेज में इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे कोई बहुत शांत व्यक्ति, मान लीजिए मनमोहन सिंह, अचानक देश से कह दें कि तलवारें उठा लो। इसका असर तो बिजली की तरह हुआ होगा। तूफान आ गया। देश के युवाओं को लगा कि अब अगर गांधी जी भी ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब या तो आजादी मिलेगी या हम खत्म हो जाएंगे। लोगों में एक अभूतपूर्व जोश भर गया। अंग्रेजों ने भी फौरन प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। हाँ, 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि सांप का सिर कुचल देंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। आंदोलन नेताओं के बिना ही जनता का आंदोलन बन गया। और जेल में गांधी जी ने अपना सबसे पुराना और सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया। जी, अनशन। जी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं आमरण अनशन पे हूं। अब अंग्रेजों की हालत बहुत खराब हो गई। एक तरफ देश में भारत छोड़ो की आग जल रही है, और दूसरी तरफ अगर गांधी जी को जेल में कुछ हो गया तो जो तूफान आएगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इस घटना का जो ब्यौरा मिलता है वो तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। हाँ बिल्कुल। आप सोचिए, जेल के अंदर गांधी जी की हालत बिगड़ रही है और बाहर अंग्रेज उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। चंदन की लकड़ियां मंगवाई जा रही हैं, घी और दूसरा सामान इकट्ठा किया जा रहा है। योजना यह है कि जैसे ही गांधी जी की मृत्यु हो, दुनिया को पता चलने से पहले ही जेल के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि देश में कोई बवाल न हो। और गांधी जी को इसकी भनक लग गई। जैसे ही गांधी जी को यह भनक लगती है, वो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हैं। वो जेलर को बुलाते हैं और पूछते हैं, आज खाने में क्या बना है? मेरे लिए एक ग्लास जूस लेकर आओ, और अपना अनशन तोड़ देते हैं। वो समझ गए थे कि अंग्रेज उन्हें चुपचाप मारकर मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, और देश को अभी उनकी जरूरत है। ये गांधी जी का स्टाइल था, हमेशा अपने विरोधी से 2 कदम आगे सोचना। तो कुल मिलाकर 1942 के बाद हमने देखा कि कैसे आजादी की लड़ाई 2 मजबूत धाराओं में अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस का सशस्त्र संघर्ष, और दूसरी तरफ गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन जैसा जबरदस्त जन आंदोलन। बिल्कुल। 1942-43 तक अंग्रेजों पर हर तरफ से दबाव था। देश के अंदर आंदोलन की आग थी जिसे बुझाना नामुमकिन लग रहा था, और देश के बाहर से आईने का खतरा सर पर मंडरा रहा था। उन्हें यह साफ दिखने लगा था कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। यहां से अंग्रेजी शासन के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे सोर्सेज बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे भारतीय नेताओं ने, चाहे वो बोस हों या गांधी, द्वितीय विश्व युद्ध को अंग्रेजों पर दबाव बनाने के एक सही मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये विश्व युद्ध ना हुआ होता तो क्या भारत की आज़ादी की लड़ाई का स्वरूप, उसकी कहानी और उसे मिलने का समय कुछ और होता?